नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्षिकी 2023 के नए अंक के अंतर्गत आज की क्लास में पुरस्कार और खेल से संबंधित वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट करा दिया जाएगा और इस प्रकार इस मैगजीन के वन लाइनर पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग डिटेल वीडियो पर चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो आपका जवाब होगा कार्तिक सुब्रमण्यम ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। याद रखिएगा, कार्तिक सुब्रमण्यम भारतीय मूल के इंजीनियर हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय उद्योग नेता, उद्योगपति या राजनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो याद रखिएगा, नवीन जिंदल को अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर वीपी कश्यप को फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह फिल्म जिसने ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं, उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस फिल्म ने ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं। यहां पर संख्या आप जरूर याद रखेंगे, कितने पुरस्कार जीते हैं? 7 पुरस्कार। फिल्म का नाम क्या है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो याद रखेंगे, बेंगलुरु वो भारतीय शहर है जिसे WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। और अभी आपने पढ़ा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिन 5 शहरों को चिन्हित किया है, उन लोगों ने तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ जो जागरूकता अभियान चलाए थे या उनके प्रयास थे, इसके लिए उनको चिन्हित और सम्मानित किया है। तो भारतीय शहर के तौर पर आपने बेंगलुरु को देख लिया। आइए जरा अन्य 4 शहरों को भी देखते हैं। तो इसमें उरुग्वे के मांटेवीडियो है, मैक्सिको का मैक्सिको सिटी है, कनाडा का शहर वैंकूवर है और ग्रीस का शहर एथेंस इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 3V वॉइस विजुअल और वार्नाकुलर विशेषता वाले देश के किस पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप को इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक की श्रेणी में 13वां एगिस ग्राहम वेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, उस मोबाइल बैंकिंग ऐप का नाम क्या है? हेलो उज्जीवन। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, आपको किस तरह से इस प्रश्न को याद रखना है। ये जो हेलो उज्जीवन है, ये एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है और इसे इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक की श्रेणी में 13वां एगिस ग्राहम वेल अवार्ड 2023 मिला है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो ऐप है, ये कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 3V वॉइस विजुअल और वार्नाकुलर विशेषता वाला है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह देश जहां की एलिडा गुवेरा को पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये क्यूबा से संबंधित है। यानी यहां पर आपको 2 तरह से प्रश्न को ध्यान में रखना है। पहली बात कि अगर पूछा जाए कि पहला KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसे दिया गया, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? एलिडा गुवेरा को। और अगर फिर पूछा जाए कि एलिडा गुवेरा जिन्हें पहला KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड मिला, किस देश से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा क्यूबा से। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल की वह अमेरिकी लेखिका, कॉमेडियन और अभिनेत्री जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 के लिए राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया, उनका नाम क्या है? तो याद रखेंगे, उनका नाम है मिंडी कैलिंग। ये जो मिंडी कैलिंग है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी है और किस फील्ड से संबंधित है? ये लेखिका है, कॉमेडियन है और अभिनेत्री हैं। इन्हें 2021 के लिए राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? मिंडी कैलिंग। देखिए, केवल खत्म करने के उद्देश्य से ना मैं पढ़ाना चाहता हूं, ना आपको पढ़ना चाहिए। मूल उद्देश्य क्या है कि परीक्षा में जब प्रश्न बने तो आप उसको करने की स्थिति में हो। क्लियर है? तो इसलिए इस मनोभाव से आपको पढ़ना चाहिए। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय पंचायत राज संस्थानों के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना को WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को। क्लियर है? यानी भारतीय पंचायती राज संस्थानों के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है, ये जो WSIS है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और याद रखिएगा, जिनेवा के ITU मुख्यालय में 2023 में इस पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जिसे भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है? रतन टाटा।
तो यहां पर सीधी बात आपको केवल याद रखनी है कि वह भारतीय उद्योगपति कौन है जिसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम क्या है? रतन टाटा। बस। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार जिसे हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि 2023 से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है बॉम्बे जयश्री। तो याद रखेंगे, संगीत कलानिधि 2023 पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को मिला है और इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक के गायक और संगीतकार हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, और ये जो संगीत कलानिधि 2023 का अवार्ड है, ये किसने दिया है? संगीत अकादमी ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, अमेरिकी विद्वान लुइस कैफेरली को प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 मिला है। और ये जो एबल पुरस्कार 2023 है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? एक बार इस प्रकार का भी प्रश्न बन चुका है। तो याद रखिएगा, एबल पुरस्कार 2023 गणित क्षेत्र से संबंधित है और 2023 का यह पुरस्कार अमेरिकी विद्वान लुइस कैफेरली को मिला है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 मिला है। और याद रखिएगा, पोर्टर पुरस्कार 2023 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को किसने दिया? तो याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने इस पुरस्कार को दिया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली GSMA द्वारा दूरसंचार नीति और विनिमय में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किस लिए? तो दूरसंचार नीति और विनिमय में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। क्या नाम है? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में 8वां नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, शशि कुमार रामचंद्रन, यानी शशि कुमार रामचंद्रन साहब को प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार ये किसके अंतर्गत दिया गया? तो ये 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत दिया गया। अगला प्रश्न है, पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथाकार, उपन्यासकार और कवि को पेन ऑब्लिक नाबोकोव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। यानी विनोद कुमार शुक्ला जी को पेन या नाबोकोव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिला है। और ये किसको दिया गया? किसके द्वारा? पेन अमेरिका के द्वारा। और याद रखिएगा, अगर आपसे इस तरह प्रश्न पूछा जाए कि विनोद कुमार शुक्ला जी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखेंगे, ये भारतीय हिंदी लघु कथाकार, उपन्यासकार और कवि है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदत्त मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया? तो याद रखिएगा, हरि बालकृष्णन साहब को मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 से सम्मानित किया गया। और याद रखिएगा, ये जो मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 है, ये किसको प्रदान किया जाता है? तो ये कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदान होता है। और किसके द्वारा? तो अमेरिका की मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा। तो ये बात क्लियर हो गई कि हरि बालकृष्णन क्या है? ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं और इनका संबंध भारत से है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की वह फिल्म जिसके लिए गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है, तो उसका नाम है RRR। क्लियर है? यानी भारत की वो RRR फिल्म है जिसके गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो मूवी है RRR, इसके निर्देशक कौन है? तो याद रखिएगा, इसके निर्देशक SS राजमौली हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में आयोजित ITB बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 से भारत के किस मंत्रालय को गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय को गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार मिला है। किस अवार्ड समारोह में? तो इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय म्यूजिक कंपोजर जिन्हें उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए संगीत जगत के सर्वोच्च ग्रैमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है रिकी केज। यानी रिकी केज एक भारतीय म्यूजिक कंपोजर है और उन्होंने जो एल्बम बनाया उसका नाम क्या है? डिवाइन टाइड्स। और इसी डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए संगीत जगत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार 2023, वो इन्हें प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू ने
95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो उसका नाम है उस फिल्म का RRR या ट्रिपल आर। देखिए ये प्रश्न हो चुका है, वहां पर आपने ट्रिपल आर के निर्देशक का नाम पढ़ा था, तो इनके फिल्म निर्देशक कौन है, तो याद रखेंगे SS राजमौली। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी की वह उपन्यास कौन है जिसके लिए 32वां व्यास पुरस्कार 2022 से उन्हें सम्मानित किया गया। तो यहां पर भी आपको तीन बातें प्रमुखता से याद रखनी है कि ये जो व्यास पुरस्कार 2022 दिया गया ये किस क्रम का था, तो ये 32वां व्यास पुरस्कार था 2022। दूसरी बात कि 32वां व्यास पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी को, और ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो याद रखिएगा पागलखाना के लिए। अगला प्रश्न है कि लॉस एंजल्स में आयोजित 95वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय लघु फिल्म कौन सी है, तो उसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। क्लियर है। इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि केके बिड़ला फाउंडेशन ने प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2022 से तमिल लेखक शिव शंकरी को उनकी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है, तो इनकी पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम। क्लियर है। तो यहां पर भी आपको प्रमुख रूप से तीन बातें ध्यान रखना है। सबसे प्रमुख बात कि सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा शिव शंकरी को, और शिव शंकरी कहां के लेखक है, तो ये तमिल लेखक हैं। क्लियर है। दूसरी बात, ये जो तमिल लेखक शिव शंकरी हैं जिन्हें सरस्वती पुरस्कार 2022 मिला है, किस पुस्तक के लिए इनको मिला, तो सूर्यवंशम। अब तीसरी स्टैटिक बात क्या बन सकती है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि सरस्वती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखेंगे केके बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को उनकी किस कृति के लिए सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा उनकी कृति थी तुमड़ी के शब्द, यानी तुमड़ी के शब्द के लिए कवि बद्री नारायण जी को साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं कवि बद्री नारायण। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2021-22 के लिए कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए किन्हें दिसंबर 2022 में रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय, इन लोगों को कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं एक बार नाम फिर से ले रहा हूं, सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के राय। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान के लिए दिसंबर 2022 में किसे 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वाले रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा नागालैंड से संबंधित है सेठ रिचम संगतम। क्या नाम है, सेठ रिचम संगतम, और कहां से संबंधित है, नागालैंड के। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 है, इसमें कितनी पुरस्कार राशि मिली थी सेठ रिचम संगतम साहब को, तो 10 लाख रुपए। क्लियर है। और याद रखिएगा यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा जो ग्रामीण विकास के योगदान किए जाते हैं उसके लिए यह दिया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया, तो याद रखेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेंड्स नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 मिला है। किसको, किस ऑर्गेनाइजेशन को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेंड्स नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखेंगे श्री श्री रविशंकर साहब को द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार मिला। किसके द्वारा यह दिया जाता है, तो अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय के द्वारा द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार दिया जाता है, और 2022 का यह पुरस्कार श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फिल्म निर्देशक SS राजामौली हाल ही में किस फिल्म के लिए फिल्म निर्देशक का न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा फिल्म का नाम है RRR। तीसरी बार आपने यह पढ़ा है कि RRR फिल्म के निर्देशक कौन है, SS राजमौली, और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो RRR के फिल्म निर्देशन का इनको न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवोदित फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ चौहान की वह फीचर फिल्म जिसे नवंबर 2022 में एस्टोनिया की राजधानी टालिन में संपन्न 26 ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उस फिल्म का नाम क्या है, अमर कॉलोनी। क्लियर है। यानी अमर कॉलोनी के निर्देशक कौन है, तो सिद्धार्थ चौहान। क्लियर है। और अमर कॉलोनी को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो याद रखेंगे 26 ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार मिला है अमर कॉलोनी को। और दूसरी बात क्या पूछी जा सकती है कि ये जो 26 ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन कहां किया गया, तो एस्टोनिया की राजधानी टालिन में।
अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उर्दू लेखक खालिद जावेद को हाल ही में उनकी किस कृति के लिए साहित्य का 5वां जेसीबी पुरस्कार 2022 मिला? तो याद रखिएगा, उनकी कृति का नाम है नेमत खाना। यानी यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। ये पूछा जाए कि नेमत खाना जो कृति है ये किसकी है, तो ये उर्दू लेखक खालिद जावेद की है, और इसी नेमत खाना के लिए खालिद जावेद को साहित्य का 5वां जेसीबी पुरस्कार 2022 मिला। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि नेमत खाना का जो अंग्रेजी अनुवाद है ये बारन फारूकी ने द पैराडाइज ऑफ फूड शीर्षक से किया था। क्लियर है? यानी ये जो नेमत खाना का अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया था? बारन फारूकी ने। किस नाम से? द पैराडाइज ऑफ फूड शीर्षक से किया गया। तो आपका जवाब होगा राम राज्य के लिए। यानी यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है। यदि ये पूछा जाए कि राम राज्य रचना किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा आशुतोष राणा से। दूसरा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार आशुतोष राणा को किसके लिए दिया गया? तो याद रखिएगा, उनकी रचना राम राज्य के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है यह किसको दिया गया? तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स को दिया गया। अब यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है। देखिए, नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न निश्चित तौर पर आना है। कई बार इसमें सीधे नाम का उल्लेख कर देता है, और कई बार यह पूछा जाता है कि ये जो पुरस्कार है जिन्हें प्राप्त हुआ है वो किस देश से संबंधित है। तो यहां पर क्या बात याद रखनी है कि जो 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये लेखिका एनी एर्नाक्स को दिया गया, और ये जो लेखिका एनी एर्नाक्स है ये कहां की है? तो ये याद रखिएगा, ये फ्रांस की है। क्लियर? अगला देखिए, वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनका नाम है एलेस वियालियात्स्की। क्या नाम है? एलेस वियालियात्स्की। क्लियर है? इसके साथ ही साथ रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को और यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये जो 2022 का शांति नोबेल पुरस्कार है ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस वियालियात्स्की को दिया गया, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को और यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। क्लियर है? यहां यह भी याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि एलेस वियालियात्स्की का संबंध किस देश से है, तो आपका जवाब होगा बेलारूस से। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित वह पुस्तक जिसे हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 दिया गया, उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा, उस पुस्तक का नाम है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री। क्या नाम है पुस्तक का? द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री। और ये किसके द्वारा लिखी गई? तो मनीष चौधरी साहब के द्वारा। अब यहां पर आपको दो बात याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 दिया गया ये द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के लिए दिया गया। किसको? मनीष चौधरी साहब को। दूसरी बात, उनकी ये जो पुस्तक है ये किस पर आधारित है? तो ये वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को दिया गया। कब दिया गया? तो नवंबर 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी शांति प्रतिष्ठान के द्वारा 2021 और 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, 2021 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को दिया गया, और 2022 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान टीवी एंकर आरफा खानम शेरवानी को दिया गया। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे, ये जो कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान है ये किसके द्वारा दिया गया? तो आपका जवाब होगा गांधी शांति प्रतिष्ठान के द्वारा। और 2021 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान अजीत अंजुम को, और 2022 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान टीवी एंकर आरफा खानम शेरवानी को दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में किस भारतीय राज्य के टूरिज्म विभाग को राज्य में जल संरक्षण, पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया? तो याद रखिएगा, केरल के पर्यटन विभाग को ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया। यहां तो एक बात आपने ये क्लियर कर जानी कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरल के टूरिज्म विभाग को मिला। दूसरी बात, ये किस आयोजन के दौरान मिला? तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट आयोजन के दौरान। तीसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट का आयोजन हुआ कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा लंदन में। और ये जो केरल टूरिज्म को ये अवार्ड मिला है किस लिए मिला है? तो जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए मिला है। अगला प्रश्न देखिए, वह स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक जिन्हें नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है कार्लोस सौरा। यानी यहां पर आपको दो तीन बातें याद रखनी है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवंबर 2022 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा कार्लोस सौरा।
दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कार्लोस सौरा का संबंध कहां से है, तो याद रखिएगा ये एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक हैं। तीसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि नवंबर 2022 में आयोजित हुआ, ये किस क्रम का है, तो आपका जवाब होगा 53वां। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि नवंबर 2022 में हुआ, कहां पर आयोजित हुआ, तो आपका जवाब होगा गोवा में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें हाल ही में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड दिया गया, तो याद रखिएगा शाहरुख खान को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के वह ऑस्ट्रेलियन जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा उनका नाम है अमर सिंह, यानी अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 22 नवंबर 2022 को 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस भारतीय अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो याद रखिएगा उस अभिनेता का नाम है चिरंजीवी। तो यहां पर दो बातें याद रखेंगे, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे चिरंजीवी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक भारतीय अभिनेता है और चिरंजीवी को इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका आयोजन गोवा में किया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि जो शांति पुरस्कार 2022 गुरु दलाई लामा को दिया गया, यह किसके द्वारा प्रदत्त है, तो याद रखिएगा गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि म्यूजियम मैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित वह चित्रकार जिन्हें नवंबर 2022 में इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है, एपी श्रीधर। यानी एपी श्रीधर एक चित्रकार हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 दिया गया। और याद रखिएगा ये जो एपी श्रीधर साहब हैं, जो चित्रकार हैं, ये म्यूजियम मैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित है। क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि शीर्ष वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी जिसे हाल ही में प्रतिष्ठित सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 दिया गया, उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा उनका नाम है प्रोडेप्ट। क्या नाम है, प्रोडेप्ट। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है, ये जो सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 है, ये प्रोडेप्ट को दिया गया और ये किस प्रकार की कंपनी है, तो ये वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि परिवार नियोजन में नेतृत्व पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो याद रखिएगा भारत पहला देश है जो परिवार नियोजन में नेतृत्व पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में गोवा के पणजी में संपन्न 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से किस फिल्म को सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा एक ईरानी फिल्म है जिसका नाम है नारगेसी। क्या नाम है, नारगेसी। और ये एक ईरानी फिल्म है जिसे ICFT यूनेस्को गांधी मेडल पुरस्कार मिला है 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान। क्लियर है। याद रखेंगे फिल्म का नाम क्या है, नारगेसी। और ये महत्वपूर्ण बात है कि नारगेसी ईरानी फिल्म है। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई स्थित 100 साल पुराना वह संग्रहालय जिसके जीर्णोद्धार को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा उस संग्रहालय का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। क्लियर है। तो याद रखेंगे ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है, इसको कौन सा अवार्ड मिला, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। क्लियर। और ये मुंबई में स्थित है और ये 100 साल पुराना संग्रहालय है। अगला देखिए, यहां पर नाम दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुड़ा तिलक को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा 7 मून्स ऑफ माली अल्मोडा। क्या नाम है, 7 मून्स ऑफ माली अल्मोडा। ये उपन्यास किससे संबंधित है, तो एक श्रीलंका के उपन्यासकार हैं जिनका नाम है सेहान करुड़ा तिलक और इनको कौन सा पुरस्कार मिला, तो 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया। याद रखेंगे यह पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, वह भारतीय शहर जिसे हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा उस शहर का नाम है हैदराबाद। यानी हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो हैदराबाद को पुरस्कार मिला है, ये लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की कैटेगरी में प्राप्त हुआ है। यदि हम इसको एक लाइन में समराइज कर दें तो लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया, तो याद रखिएगा बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख जी को। क्लियर है। तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है, सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि सिनेमा क्षेत्र का ये पुरस्कार है। 2022 में
बॉलीवुड की एक्ट्रेस आशा पारिक को दिया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, 2009 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्यिक दूत के पद पर कार्यरत रहे वह भारतीय अधिकारी जिन्हें भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 नवंबर 2022 को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जनरल के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा उनका नाम है अमित दास गुप्ता। क्लियर है? तो यहां पर आपको दो बात याद रखनी है केवल, जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जनरल के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है वो किसको? अमित दास गुप्ता को। और जो अमित दास गुप्ता है वो 2009 से 2012 तक की अवधि में ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्यिक दूत के पद पर कार्यरत रहे। क्या नाम है? अमित दास गुप्ता। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 9 नवंबर 2022 को किस प्रतिष्ठित संस्थान ने स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब को। क्लियर? यानी अजीत डोभाल साहब को राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? स्क्रॉल ऑफ ऑनर का। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसी मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया? तो आपका जवाब होगा पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड कैनेडी को। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें याद रखेंगे कि ये जो एडवर्ड कैनेडी हैं इनको मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया गया। किस देश के द्वारा? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। और ये जो एडवर्ड कैनेडी साहब हैं ये क्या थे? तो ये पूर्व अमेरिकी सीनेटर थे। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने कर्नाटक की किस गायिका, संगीतकार और वक्ता को प्रतिष्ठित सेवेलियर डेल आर्डे नेशनल डूमेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपका जवाब होगा अरोड़ा साईराम को। यानी यहां पर आपको तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो प्रतिष्ठित सेवेलियर डेल आर्डे नेशनल डूमेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो अरोड़ा साईराम को। दूसरी बात कि ये जो पुरस्कार अरोड़ा साईराम को दिया गया ये किस सरकार के द्वारा? तो फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। तीसरी बात पूछी जा सकती है कि अरोड़ा साईराम का संबंध किस राज्य से है? तो आपका जवाब होगा कर्नाटक से। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही अरुणा साईराम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा वो एक गायिका, संगीतकार और अच्छी वक्ता है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार जिन्हें केरल सरकार के शीर्ष पुरस्कार एजू थाचन 2022 के लिए सम्मानित किया गया तो उनका नाम है ए सेतु माधवन। क्लियर? तो यहां पर दो तीन बात याद रखना है। सबसे पहली बात कि केरल सरकार का शीर्ष पुरस्कार क्या होता है? तो याद रखिएगा एजू थाचन 2022। और ये जो एजू थाचन 2022 पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ए सेतु माधवन को। और ये जो ए सेतु माधवन साहब हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे केरल ज्योति अवार्ड के लिए चुना गया? तो आपका जवाब होगा एमटी वासुदेवन नायर को। हाल ही में केरल ज्योति अवार्ड के लिए चुना गया। किसको? एमटी वासुदेवन नायर को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य को उसके लक्ष्मी भंडार योजना के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल को। यानी दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या कि जो लक्ष्मी भंडार योजना है किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल। और लक्ष्मी भंडार योजना को कौन सा पुरस्कार मिला है? स्कॉच पुरस्कार मिला है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? तो आपका जवाब होगा जीते जी इलाहाबाद। क्लियर? तो यहां पर दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि ये जो जीते जी इलाहाबाद है ये किसकी पुस्तक है? तो ये ममता कालिया की पुस्तक है। और कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड मिला है। किसको? जीते जी इलाहाबाद को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। तो यहां पर दो बातें याद रखनी है कि जो पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 है किसको दिया गया? तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रोफेसर रमेश अरोड़ा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका जवाब होगा लोक प्रशासन के क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे पेटेंट फाइलिंग अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान होने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा उस संस्थान का नाम है आईआईटी मद्रास। क्लियर है? तो याद रखेंगे आईआईटी मद्रास को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, और किस लिए सम्मानित किया गया? तो पेटेंट फाइलिंग अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सत्यजीत रे की 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा के द्वारा अब तक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है पाथेर पंचाली। क्या नाम है? पाथेर पंचाली।
अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये जो पाथेर पंचाली फिल्म है किसकी है, तो सत्यजीत रे की। कब आई थी, 1995 में। और इसको कौन सा सम्मान मिला है, तो इसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया, पाथेर पंचाली। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनेसा नकाटे और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेन को सितंबर 2022 में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा, गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022। अब यहां पर आपको तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका जवाब होगा बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। और ये जो गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 है, ये किसे दिया गया, तो सभी के नाम और उनके कंट्री के साथ आप याद रखेंगे। जैसे भारत की राधिका बत्रा को दिया गया, अफगानिस्तान की जारा जोया को दिया गया, युगांडा की वेनेसा नकाटे को दिया गया और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेन को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को। यानी यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है। कौन कौन सी बात, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को। दूसरी बात किसके लिए, तो मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए। क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जर्मनी की पूर्व चांसलर जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है एंजेला मर्केल। अब यहां पर दो बातें प्रमुख रूप से आपको याद रखनी है कि एंजेला मर्केल कौन है, तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है, ये आप सभी को पता भी है। इनको कौन सा सम्मान मिला है, तो याद रखिएगा यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को मिला। दूसरी बात, उनके किस काम के लिए एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 मिला, तब आपका जवाब होगा शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके जो प्रयास थे उसके लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार मिला है, तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु राज्य को। यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है, ये जो आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार मिला ये तमिलनाडु को, और किस क्षेत्र के लिए, तो बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए। और तमिलनाडु राज्य का बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन क्या है, तो नीलगिरी और कौनूर। क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका जवाब होगा भगवंत अनमोल को। यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो भगवंत अनमोल साहब है इनके हिंदी उपन्यास का नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा प्रमेय। दूसरी बात, ये जो हिंदी उपन्यास प्रमेय है जो कि भगवंत अनमोल के द्वारा लिखी है, इसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा के किस विद्वान को उनके नाटक के लिए जिसका नाम है महाबली 2021 का 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है असगर वजाहत। यानी यहां पर भी आपको दो तीन बातें याद रखनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहली बात, ये जो महाबली है ये किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, तो आपका जवाब होगा असगर वजाहत के द्वारा। किस भाषा में, तो हिंदी भाषा में। दूसरी बात, 2021 के 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो असगर वजाहत को। याद रखिएगा ये किस क्रम का व्यास सम्मान है, तो ये 31वां व्यास सम्मान है। क्लियर है, तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के रूप में एमी अवार्ड 2022 दिया गया, तो उनका नाम है बराक ओबामा। यानी बराक ओबामा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स उसमें आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, श्री मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा सरनारुक को नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी के बाद किस वरिष्ठ पत्रकार ने 2017 में मठ से मिले वसव श्री पुरस्कार को लौटाने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा उस पत्रकार का नाम है पी साईनाथ। अब यहां पर आपको दो तीन बातें याद रखनी है। ये जो पी साईनाथ हैं इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो वसव श्री पुरस्कार मिला था 2017 में। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये मुरुगा मठ के द्वारा दिया गया था। इन्होंने जब ये बात सुनी कि जिस प्रसिद्ध मठ के द्वारा हमको ये वसव श्री पुरस्कार मिला है उसके मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा सरनारू के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है नाबालिगों से यौन शोषण का, तो इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने वसव श्री पुरस्कार को लौटाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दूसरा वार्षिक अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया, तो आपका जवाब होगा
ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, जो कि किस राज्य में है? असम राज्य में। तो आप याद रखेंगे कि असम राज्य के ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 दिया गया और ये दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 है। क्लियर है? अगला देखिए, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार डिवाल आरेंजिम डस्टन से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। यानी लद्दाख ने अपने राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार डिवाल आरेंजिम डस्टन से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 4 सितंबर 2022 को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से। यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है। सबसे पहला मूल प्रश्न कि कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा नवीन पटनायक को। और नवीन पटनायक कहां के मुख्यमंत्री हैं? तो आपका जवाब होगा उड़ीसा के। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा उड़ीसा राज्य के। तो आपको दो बातें पता चली। सबसे पहली बात कि ये जो मो बस सेवा है ये कहां पर चलती है? तो उड़ीसा राज्य में। और इसी मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मेघालय सरकार के योजना विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। क्लियर है? क्या नाम है? मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। क्लियर है? तो यहां पर भी आपको दो बातें प्रमुख रूप से याद रखनी है कि जो पाल्मे डी ओर पुरस्कार है ये किस फिल्म को दिया गया? तो आपका जवाब होगा ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। दूसरी बात कि ये जो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को पाल्मे डी ओर पुरस्कार मिला है ये किस फेस्टिवल के दौरान? तो कांस फिल्म फेस्टिवल। और ये जून 2022 में जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ ये किस क्रम का था? तो ये 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल था। अगला प्रश्न देखिए, और इस वर्ष इस पुरस्कार समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा प्रदान किया गया। वहीं इस समारोह में जो 9 सदस्यीय जूरी थी इसमें भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी शामिल थी। देखिए इस पुरस्कार समारोह में भारत के संदर्भ में कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसलिए यह पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहली बात कि जो जून 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ ये 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल था। दूसरी बात कि 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को पाल्मे डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो जून 2022 में 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ इस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर भारत को ये शामिल किया गया या इसको दर्जा मिला। चौथी महत्वपूर्ण बात कि इस जो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में 9 सदस्यीय जूरी थी इसमें भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी शामिल थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है तो क्या नाम है? तो उनका नाम है केवी रघुपति। क्लियर है? तो यहां पर याद रखेंगे कि केवी रघुपति साहब एक भारतीय लेखक है और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? द माउंटेन इज कॉलिंग। केवी रघुपति साहब की पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग को कौन सा पुरस्कार मिला? तो अंतरराष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए वर्ष 2022 में साहित्य के क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 26 मई 2022 को सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? गीतांजलि श्री। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखेंगे कि 2022 के साहित्य के क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि 26 मई 2022 को दिया गया, किसे दिया गया? तो गीतांजलि श्री को। और गीतांजलि श्री की उपन्यास का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवा और बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने मई 2022 में भारत के किन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया? तो आपका जवाब होगा आशा कार्यकर्ताओं को। क्लियर है? यानी आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया गया। किस संगठन के द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और किस लिए दिया गया? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवा और बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा किशोर कुमार दास को। और किशोर कुमार दास किस देश से संबंधित हैं? बांग्लादेश से। तो यहां पर दो बातें आपको याद रखना है कि ये जो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है इससे बांग्लादेश के किशोर कुमार दास सम्मानित हुए। दूसरी बात, ये जो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है ये कहां का है? तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम का। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 3 जुलाई 2022 को संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो आपका जवाब होगा
सिनी सेट्टी ने। क्लियर है? तो यहां पर दो बात आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की प्रतियोगिता है किसने जीती? सिनी सेट्टी ने। और ये कब मिला? तो 3 जुलाई 2022 को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें टेनिस के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है विजय अमृतराज। अब देखिए, इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न छुपा हुआ है वो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में चर्चा में रहे विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से है? तो आपका जवाब क्या होगा कि ये एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। सबसे बुनियादी प्रश्न बन सकता है ये। दूसरा कि जून 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 मिला, वो किसको मिला? तो आपका जवाब होगा विजय अमृतराज। और तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा। अगला देखिए, जुलाई 2022 में प्रथम सप्ताह में यूक्रेन के किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र के शीर्ष पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है मैरिना वियाजोवस्का। यहां पर देखिए, आपको दो तीन बातें याद रखनी है। सबसे प्रमुख प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है कि फील्ड्स मेडल 2022 किस क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है? तो आपका जवाब होगा कि गणित के क्षेत्र का शीर्ष पुरस्कार है फील्ड्स मेडल। क्लियर है? दूसरा बुनियादी प्रश्न कि जो फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 है ये किसको दिया गया? तो मैरिना वियाजोवस्का को। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही मैरिना वियाजोवस्का किस देश से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा यूक्रेन की गणितज्ञ है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस संगठन को सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। और ये डिवाइन लाइफ सोसाइटी कहाँ की है? उत्तराखंड की है। क्लियर है? तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि द डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो कि उत्तराखंड की है, कौन सा पुरस्कार मिला? तो प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस लिए मिला? तो योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 2 जून 2022 को किसे यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा आर जे उमर को। यानी प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार 2 जून 2022 को किसे मिला? तो आर जे उमर को। और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार जो कि 2 जून 2022 को दिया गया किस संस्था के द्वारा? तो आपका जवाब होगा यूनिसेफ के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मई 2022 में किस देश की नर्स अन्ना कबाले डूबा को दुनिया की सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा कि जो नर्स अन्ना कबाले डूबा है ये केन्या से संबंधित है। देखिए, यहां पर इस बार इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल के आपसे पूछा गया। देखिए, यहां पर आपको दो तीन बातें ध्यान में रखना है। क्या क्या? सबसे पहली बात कि आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि एस्टर गार्जियन ग्लोबल किस क्षेत्र का पुरस्कार है? तो याद रखिएगा, यह दुनिया का सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार है एस्टर गार्जियन ग्लोबल। दूसरी बात कि जो एस्टर गार्जियन ग्लोबल पुरस्कार है मई 2022 में किसे दिया गया? तब आपका जवाब होता नर्स अन्ना कबाले डूबा को। और तीसरी बात पूछी जा सकती है कि हाल ही में चर्चा में रही अन्ना कबाले डूबा किस देश से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा केन्या से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट योगदान हेतु बंगारी मथाई चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? सेसिल नदजेबेट को। किसको? सेसिल नदजेबेट को। अब यहां पर दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो सेसिल नदजेबेट है ये क्या है? तो ये आपका जवाब होगा कैमरून एक्टिविस्ट है। दूसरी बात, बंगारी मथाई चैंपियन अवार्ड किस लिए प्रदान किया गया? तो वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों को उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए ये बंगारी मथाई चैंपियन अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया? तो सेसिल नदजेबेट को। याद रखेंगे आप। अगला देखिए, फ्रांसीसी भाषा के मर्सोल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेटे उपन्यास के किस भाषा में अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा बंगाली भाषा के अनुवाद में। यहां पर आपको दो बातें याद रखना है। सबसे पहली बात कि जो मर्सोल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेस्ट उपन्यास है ये किस भाषा का है? ये फ्रांसीसी भाषा का है। इसका जब बंगाली अनुवाद किया गया तो उस बंगाली अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज प्रदान किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वे 4 भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। पहले है दिवंगत फोटो चित्रकार दानिश सिद्दीकी, दूसरे है अदनान आबिदी, तीसरे है सना इरशाद मट्टू और चौथे है अमित दवे। ये 4 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2022 का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर? तो जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया ये दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को दिया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 दिया गया। और यह पुरस्कार कब दिया गया? 24 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अर्थात CBE से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है अजय पीरामल। और ये अजय पीरामल पीरामल समूह से संबंधित भारतीय उद्योगपति है। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला? कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। क्या नाम है? अजय पीरामल। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में UNEP के नाम से जानते हैं, हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा डेविड एटनबरो। यहां पर आपको दो बात याद रखनी है कि जो चैंपियन ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 है, किसे दिया गया? तो आपका जवाब होगा डेविड एटनबरो को। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP के द्वारा दिया जाता है। और 2022 में किसे दिया गया? डेविड एटनबरो को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हिम तेंदुआ संरक्षणवादी भारती जिन्हें हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है चारुदत्त मिश्रा। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे चारुदत्त मिश्रा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा ये एक हिम तेंदुआ संरक्षणवादी भारती है। दूसरी बात कि चारुदत्त मिश्रा को कौन सा अवार्ड मिला? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार कौन है? तो याद रखिएगा एक असमी साहित्यकार हैं जिनका नाम है नील मणिफुकन। इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजो को दिया गया। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, आप इसको जरूर याद रखेंगे और दोनों का क्रम याद रखेंगे। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि ये जो साहित्यकार हैं ये कहा। खेल सेक्शन में पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हाल ही में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? तो याद रखिएगा उनका नाम है किम कॉटन और इनका संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड से। तो आप ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की किम कॉटन पुरुषों की T20 श्रृंखला में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है। याद रखिएगा ये जो पुरुषों की T20 श्रृंखला थी ये श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो याद रखिएगा कजाकिस्तान को फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी सौंपी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन फेस्टिवल में किस विश्वविद्यालय को ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? तो याद रखिएगा केरल विश्वविद्यालय ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। किसमें? तो 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन फेस्टिवल में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में BCCI के द्वारा किस ऑलराउंडर को केंद्रीय अनुबंध के एलिट ग्रेड A+ में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा रविंद्र जडेजा को। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो याद रखिएगा सात्विक साईराजर रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने, यानी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराजर रंकी रेड्डी ने, ये दोनों जोड़ी ने मिलकर पुरुष युगल खिताब जीता है। किस ओपन का? तो याद रखेंगे स्विस ओपन 2023 का। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया है? तो याद रखिएगा भारत की जो हॉकी महासंघ है उसे एशियाई हॉकी महासंघ ने बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को एशियाई हॉकी फेडरेशन ने एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा सलीमा टेटे, यानी सलीमा टेटे एक भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्हें एशिया हॉकी फेडरेशन ने एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है, सलीमा टेटे को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मुंबई में 26 मार्च 2023 को खेली गई महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल को पराजित करके किसने जीता? तो याद रखेंगे मुंबई इंडियन ने, यानी मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को पराजित करके महिला प्रीमियर लीग 2023 जीता है। क्लियर है? और इसका आयोजन कहां हुआ था? मुंबई में 26 मार्च 2023 को। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि आईसीसी ने फरवरी 2023 माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? तो याद रखेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है हैरी ब्रूक। क्या नाम है? हैरी ब्रूक। इनको प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2023 के लिए घोषित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा मोटर वाहन उद्योग IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शीर्षक प्रायोजक था? तो याद रखेंगे महिंद्रा, यानी महिंद्रा एक मोटर वाहन उद्योग है जिसने
आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शीर्ष प्रायोजक के तौर पर वो शामिल हुआ था। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, 15 से 26 मार्च 2023 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस महिला विश्व चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बॉक्सर एमसी मैरीकॉम और अभिनेता फरहान अख्तर थे। यहां पर आपको प्रमुख रूप से 2 से 3 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। दूसरी बात, इस आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो एमसी मैरीकॉम और अभिनेता फरहान अख्तर। तीसरी बात, ये जो आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसके शीर्ष प्रायोजक कौन रहे? तो महिंद्रा। अगला प्रश्न है, आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम मुंबई इंडियन का हाल ही में ऑफिशियल बैंकर पार्टनर कौन सी बैंक बनी है? तो याद रखिएगा, उस बैंक का नाम है आईडीएमसी फर्स्ट बैंक। यानी आईडीएमसी फर्स्ट बैंक मुंबई इंडियन की हाल ही में ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 फरवरी 2023 को भारत में संपन्न पहली ई फार्मूला रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, जीन एरिक वर्गेन ने। क्या नाम है? जीन एरिक वर्गेन। यानी जीन एरिक वर्गेन ने भारत में पहली ई फार्मूला रेस, जिसका नाम क्या है? हैदराबाद ई प्रिक्स 2022-23 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पंचकुला में 10 से 14 मार्च 2023 के बीच 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में 11वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप कौन सा राज्य रहा? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। यहां पर आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। ये जो 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा, हरियाणा के पंचकुला में। और इस प्रतियोगिता में 11वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप कौन सा राज्य रहा? तो छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह राज्य जिसने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण को जीता है, तो उस राज्य का नाम है केरल। यानी केरल ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के खिताब को जीता है। अगला प्रश्न है कि वह क्रिकेटर जिसे जियो सिनेमा ने मार्च 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा, उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। यानी सूर्य कुमार यादव एक क्रिकेटर है जिन्हें जियो सिनेमा ने मार्च 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि बायकॉम 18 इसने मार्च 2023 में किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो याद रखिएगा, एमएस धोनी को। यानी एमएस धोनी को वायकॉम 18 ने मार्च 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में सबसे अधिक उम्र की एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, भारत के रोहन बोपन्ना। क्या नाम है? भारत के रोहन बोपन्ना सबसे अधिक उम्र में एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस बैंक को आईपीएल 2023 सीजन के लिए अपना बैंकिंग पार्टनर बनाया है? तो याद रखेंगे, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक को। क्लियर है? तो यहां पर आपने इस संदर्भ में 2 फैक्ट आपने पढ़ा है। कौन कौन सा? यहां पर आपने देखा कि ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपना बैंकिंग पार्टनर बनाया है आईपीएल 2023 के लिए। इसके अलावा एक फैक्ट और आपने पढ़ा था। किसके संदर्भ में पढ़ा था? तो आपने ये पढ़ा था कि आईडीएमसी फर्स्ट बैंक को मुंबई इंडियंस ने अपना ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बनाया। किसको? आईडीएमसी फर्स्ट बैंक को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, वह देश जहां के विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख को वर्ष 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा, नेपाल के। यानी ये जो आसिफ शेख है, ये कहां के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा, ये नेपाल के क्रिकेटर हैं। इनको 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहां से जो प्रश्न बन सकता है आपसे, ये सीधा पूछा जा सकता है कि आसिफ शेख का संबंध किस देश से है? तो याद रखेंगे, नेपाल से। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब अर्थात MCC यूके के द्वारा बीबीसी के साथ मिलकर दिया जाता है। क्लियर है? यह सम्मान टेस्ट मैच के विशेष कमेंटेटर क्रिस्टोफर मार्टिन के नाम पर दिया जाता है। क्लियर है? तो यह भी अगर पूछा जाए कि क्रिस्टोफर मार्टिन किससे संबंधित हैं, तो याद रखिएगा, ये टेस्ट मैच के विशेष कमेंटेटर हैं जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हॉकी इंडिया के द्वारा किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, हार्दिक सिंह को पुरुष कैटेगरी में हॉकी इंडिया के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया, और महिला कैटेगरी में सविता पूनिया को हॉकी इंडिया के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसे 7वीं बार AIFF
फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो याद रखिएगा सुनील छेत्री को 7वीं बार AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। क्या नाम है? सुनील छेत्री। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा 10 से 31 मार्च 2023 तक आयोजित खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम, इसमें कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा 10 खेलों का आयोजन किया गया। और यह किसके द्वारा कराया गया? युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए DBH मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए DBH मेडल शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में पहला शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है किस क्रिकेट खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को पहला शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? उस्मान ख्वाजा को। और इनका संबंध कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहां पर पहली बार महिला मैराथन का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे जम्मू में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पहली बार महिला मैराथन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे वर्ष 2022 फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड प्रदान किया गया है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा लियोनेल मेसी। इनका संबंध कहां से है? अर्जेंटीना से। इन्हें 2022 फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को 2022 फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि लियोनेल मेसी या खिलाड़ी का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनका संबंध किस देश से है। तो याद रखेंगे लियोनेल मेसी का संबंध किससे है? अर्जेंटीना से। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 कहां पर आयोजित की गई? तो याद रखिएगा भारत में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में नाडा ने भारत की किस ट्रिपल जंपर पर प्रतिबंध अनाबोलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है ऐश्वर्य बाबू। क्लियर? यानी नाडा ने यह प्रतिबंध लगाया भारत के ऐश्वर्य बाबू पर, और क्या हुआ? तो यहां पर इन्होंने स्टेरॉइड का प्रयोग किया था, इसके कारण इनके ऊपर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किस शतरंज खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है? तो याद रखिएगा डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पूर्व महान भारतीय क्रिकेटर जिनकी आदमकद प्रतिमा को वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है उनका क्या नाम है? तो याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर की जो प्रतिमा है, आदमकद प्रतिमा है, उसे वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि आयरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी तथा कोच जिन्हें मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा उनका नाम है क्रेग फुलटन। यानी क्रेग फुलटन जो हैं ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि क्रेग फुलटन का जो संबंध है वो कहां से है? आयरलैंड से। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में सेवलॉन इंडिया द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन इंडिया के द्वारा दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड 2022 में किसने जीता है? तो याद रखिएगा भारोत्तोलक है मीराबाई चानू, और इन्हीं मीराबाई चानू ने लगातार दूसरी बार BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 को जीता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय युवा बल्लेबाज जिसने वनडे और T20 फॉर्मेट में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और उसके लिए जनवरी महीने में का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है, तो उनका नाम क्या है? शुभमन गिल। तो याद रखेंगे जनवरी माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो याद रखेंगे शुभमन गिल को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो याद रखिएगा रोहित शर्मा वो पहले भारतीय कप्तान बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अर्थात NMDC ने हाल ही में भारत की किस महिला मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है निखत जरीन। यानी निखत जरीन अब
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अर्थात एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। और आप सभी को पता है कि निखत जरीन भारत की महिला मुक्केबाज हैं। अगला प्रश्न है, T20 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किस भारतीय बल्लेबाज को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा, सूर्य कुमार यादव को T20 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। किसको? सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच 8वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी रही? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 8वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप को जीत लिया है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप हुआ, ये आयोजन कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत स्थित किस स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह बैठने योग्य हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता मिली है? तो याद रखिएगा, उस स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्लियर है? यानी बिरसा मुंडा स्टेडियम भारत का एक स्टेडियम है। इस स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह बैठने योग्य हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 8वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा कहां पर? तो उत्तराखंड में। तो याद रखेंगे, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा। क्रम याद रखेंगे, ये जो राष्ट्रीय खेल 2024 में होगा, किस क्रम का होगा? 38वें क्रम का होगा और इसका आयोजन उत्तराखंड में होगा। अगला प्रश्न है, ब्राजील के सर्वकालिक महान फुटबॉलर जिनका कोलोन कैंसर से 82 वर्ष की उम्र में 29 दिसंबर 2022 को निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो उर्फ पेले। क्लियर है? यानी एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो उर्फ पेले, जो कि ब्राजील के महान फुटबॉलर है, इनका कोलोन कैंसर के कारण 82 वर्ष में निधन हो गया। तो याद रखेंगे, इनका संबंध कहां से है? ब्राजील से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक कहां किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन गोवा में हुआ। भारत में पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई कहां पर? गोवा में। कब से कब तक? 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय रेसलर जिन्हें हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है, उनका क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा अंतिम पंघाल। याद रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे अंतिम पंघाल का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ये एक भारतीय रेसलर है और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में अंतिम पंघाल को चुना गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में आयोजित प्रो कबड्डी लीग 2022 में किस टीम ने यह खिताब जीता है? तो आपका जवाब क्या होगा? जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा प्रो कबड्डी लीग 2022 जीता गया है। याद रखिएगा, ये जो प्रो कबड्डी लीग 2022 था, ये दिसंबर 2022 में आयोजित हुआ और किसने जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 23 दिसंबर 2022 को आईपीएल की नीलामी में आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किंग्स 11 पंजाब ने किस खिलाड़ी को खरीदा? तो आपका जवाब होगा सैम करन ने। यानी सैम करन को किंग्स 11 पंजाब ने कितने रुपए में खरीदा? 18.50 करोड़ रुपए में। और इतने में खरीदे जाने वाले ये सैम करन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। क्लियर है? और ये जो सैम करन है, ये किस देश से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा इंग्लैंड से। यानी यहां पर 3 बातें केवल मोटी मोटी आपको याद रखनी है। ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये जो सैम करन है, इनका संबंध इंग्लैंड से है। कितने में खरीदा गया? 18.50 करोड़ रुपए में। किस टीम ने खरीदा? तो किंग्स 11 पंजाब की तरफ से इनको खरीदा गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किसे बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा बेथमीड। और ये जो बेथमीड है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉलर है और ये इनका संबंध इंग्लैंड से है। तो यहां पर भी आपको 3 बातें याद रखनी है। ये जो बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का पुरस्कार है, ये बेथमीड को मिला और बेथमीड का संबंध इंग्लैंड से है और इनका खेल क्या है? ये फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर? अगला देखिए, दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आपका जवाब होगा पीवी सिंधु। और याद रखिएगा, पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है और ये दुनिया की शीर्ष 25 महिला एथलीटों में जो सबसे ज्यादा कमाई करती हैं, उसमें शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। क्या नाम है? पीवी सिंधु। और ये किस पत्रिका द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? तो याद रखिएगा, ये फोर्ब्स पत्रिका द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के 7 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी गेटो सोरा, इन्होंने 7 वर्ष से कम उम्र की आयु में
टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन 2022 का खिताब जीत लिया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। एक बार मैं फिर से इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं। आपसे यह पूछा जा रहा है कि वो किस राज्य के खिलाड़ी हैं जो 7 वर्ष के हैं और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नाम है गेटो रोसा और 9 वर्ष से कम उम्र की आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का उन्होंने खिताब जीता है। क्लियर है? तो यहां पर 2 बातें आपको याद रखनी है कि वो अरुणाचल प्रदेश राज्य से हैं और उन खिलाड़ी का नाम क्या है? गेटो रोसा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भुवनेश्वर राउरकेला में जनवरी 2023 में प्रस्तावित 15वें विश्व कप हॉकी का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए किस कंपनी ने हॉकी इंडिया के साथ दिसंबर 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा, उस कंपनी का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। यहां पर भी आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात यह याद रखनी है कि ये जो विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता है किस क्रम की है? तो ये 15वीं है। दूसरी बात, इसका आयोजन कब प्रस्तावित है? तो ये जनवरी 2023 में उड़ीसा के भुवनेश्वर राउरकेला में प्रस्तावित है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इसमें पूछी गई कि हॉकी इंडिया के साथ इस 15वें विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में किस कंपनी ने समझौता हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा, टाटा स्टील लिमिटेड ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, जॉस बटलर, ये पुरुष कैटेगरी में इनको घोषित किया गया है और इनका संबंध इंग्लैंड से है। और महिला कैटेगरी में सिद्रा अमीन को चुना गया है और इनका संबंध पाकिस्तान से है। तो यहां पर आपको सीधे सीधे केवल 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 के लिए पुरुष कैटेगरी में जॉस बटलर को चुना गया जिनका संबंध इंग्लैंड से है। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 के लिए महिला कैटेगरी में सिद्रा अमीन को चुना गया जिनका संबंध पाकिस्तान से है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 19 दिसंबर 2022 को खेले गए 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब किस देश ने फ्रांस को पराजित कर जीता है? तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना ने। तो याद रखेंगे कि जो फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ 2022 में, ये किस क्रम का था? ये 22वां था। दूसरी बात, ये 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट को किसने जीता? तो आपका जवाब होगा अर्जेंटीना ने जीता। किसको हराकर जीता? तो फ्रांस को हराकर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय खिलाड़ी जिन्हें दिसंबर 2022 में महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनीषा रामदास। याद रखेंगे, मनीषा रामदास एक भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें दिसंबर 2022 में महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है इस प्रकार का प्रश्न। तो याद रखिएगा, उनका नाम है आदित्य मित्तल। और आदित्य मित्तल का संबंध किस राज्य से है? तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र से। यहां पर भी आपको 3 बात याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो आदित्य मित्तल ने शतरंज ग्रैंड मास्टर वो बने हैं, ये किस क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आपका जवाब होगा 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल भारत के। और किस राज्य से संबंध है? महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बोगोटा कोलंबिया में दिसंबर 2022 में संपन्न विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता है? तो उनका नाम है मीराबाई चानू। याद रखेंगे, ये जो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप है ये कहां पर आयोजित हुई? तो आपका जवाब होगा बोगोटा कोलंबिया में। पहली बात, कब आयोजित हुई? तो दिसंबर 2022 में। दूसरी बात, यहां जो खिलाड़ी मीराबाई चानू की बात हो रही है जिन्होंने रजत पदक जीता है, कितने किलोग्राम की कैटेगरी में? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे 49 किलोग्राम की कैटेगरी में, यानी 49 केजी की कैटेगरी में रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब होगा ऋषिकेश कानितकर को। क्या नाम है? ऋषिकेश कानितकर। इनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो बीसीसीआई के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पुर्तगीज फुटबॉलर जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने हाल ही में किस फुटबॉल क्लब के साथ 200 मिलियन यूरो का अनुबंध किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब क्लब जिसका नाम है अल नास्र, इनके साथ 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है। देखिए, अगर यहां पर सबसे बुनियादी प्रश्न बनाया जाए तो यह प्रश्न बन सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध कहां से है या किस खेल से है? तो याद रखेंगे, ये सभी आप सभी को पता है कि ये एक पुर्तगीज फुटबॉलर है। दूसरी बात कि जो इनका सऊदी अरब की क्लब अल नास्र के साथ समझौता हुआ है, कितने का? तो 200 मिलियन यूरो का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में गूगल के द्वारा जारी अपनी ईयर इन सर्च 2022 की रिपोर्ट में किस भारतीय खेल गतिविधि को सर्वाधिक बार खोजा गया? तो आपका जवाब होगा इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल को। यानी गूगल ने दिसंबर माह 2022 में ईयर इन सर्च 2022 एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में बताया गया कि आईपीएल वो भारतीय खेल है जिसको सर्वाधिक बार सर्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में
1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आपका जवाब होगा सूर्य कुमार यादव। यानी सूर्य कुमार यादव वो पहले भारतीय बल्लेबाज बने जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में T20 क्रिकेट में 1000 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड जिसका क्या नाम है? नॉइज, इसने अपने स्मार्ट वॉच के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका जवाब होगा विराट कोहली। यहां पर सीधी बात याद रखिएगा कि नॉइज ने अपनी स्मार्ट वॉच के लिए विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत में स्थित किस स्टेडियम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? क्योंकि यहां पर जो आईपीएल का फाइनल मुकाबला हुआ था इस दौरान सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति थी, तो आपका जवाब होगा उस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। इस स्टेडियम के नाम रखने पर भी काफी पॉलिटिकल विवाद भी हुआ था, ये कई बार चर्चा में भी रहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी स्टेडियम में आए थे। तो यहां पर आईपीएल का जो फाइनल मुकाबला हुआ यहां पर सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, इसलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कितने दर्शक उपस्थित हुए थे? 1,10,000। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेटलिफ्टिंग संघ के द्वारा अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका जवाब होगा सबीना यादव को। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी जुड़ा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वेटलिफ्टिंग संघ के द्वारा सबीना यादव को अध्यक्ष चुना गया नवंबर 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह पैरालंपिक पदक विजेता जिन्हें हाल ही में FICCI द्वारा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, उनका नाम है अवनी लेखरा। क्लियर? याद रखिएगा, अवनी लेखरा एक पैरालंपिक पदक विजेता है जिनको FICCI के द्वारा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, अवनी लेखरा को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका जवाब होगा PT उषा को। याद रखिएगा, PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। कब चुना गया? दिसंबर 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह देश जिसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता, तो आपका जवाब होगा कनाडा ने। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी पहली बार डेविस कप 2022 किसने जीता? कनाडा ने। किसको हराकर जीता? तो ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि T20 क्रिकेट में हाल ही में 11,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा विराट कोहली। और आप सभी जानते हैं कि वो भारत के बल्लेबाज हैं, क्रिकेटर हैं। और किस सेगमेंट में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है? तो T20 क्रिकेट में। क्लियर है? यानी T20 क्रिकेट में दुनिया के वो पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 11,000 से अधिक रन बनाए। नाम है विराट कोहली। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कतर में नवंबर दिसंबर 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 पुरुष कैटेगरी में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है स्टेफनी क्राफाल्ट। क्या नाम है? स्टेफनी क्राफाल्ट। और किस देश की है ये? फ्रांस की है। तो यहां पर देखिए, आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात ये याद रख लेनी है कि ये जो फीफा विश्व कप 2022 हुआ ये कहां पर आयोजित हुआ? तो कतर में आयोजित हुआ। दूसरी बात, कब? नवंबर दिसंबर 2022 में। याद रखिएगा, फीफा विश्व कप 2022 पुरुष में रेफरी बनने वाली पहली महिला है ये। क्या नाम है? स्टेफनी क्राफाल्ट। और कहां की है? फ्रांस की। याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने की पूरी संभावना है। स्टेफनी क्राफाल्ट फ्रांस की है। पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में ये बताया जा रहा है, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि फीफा विश्व कप 2022 पुरुष में रेफरी बनने वाली पहली महिला थी स्टेफनी क्राफाल्ट, जो कि फ्रांस की है। अब ये बताया जा रहा है कि ये रेफरी किस मैच में थी? तो याद रखिएगा, 2 दिसंबर 2022 को ग्रुप ई में जर्मनी और कोस्टारिका के बीच जो मैच खेला गया उसमें पहली बार ये रेफरी बनी थी, जिनका नाम है स्टेफनी क्राफाल्ट। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मेंस ग्रूमिंग ब्रांड जिसका नाम क्या है? अर्बन गबरू, इसने नवंबर 2022 में किस स्टार भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, सूर्य कुमार यादव को। यानी यहां पर 2 बातें बस केवल याद रखनी है कि सूर्य कुमार यादव किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो याद रखिएगा अर्बन गबरू के। और ये अर्बन गबरू क्या है? तो ये मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विजय हरारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध खेलते हुए महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने 28 नवंबर 2022 को लिस्ट ए मुकाबले में 1 ओवर में 7 छक्के के साथ 43 रन बनाए और दुनिया में वो इस प्रकार के पहले खिलाड़ी बने? तो उनका नाम क्या है? ऋतुराज गायकवाड़। क्लियर है? यानी ऋतुराज गायकवाड़ विजय हरारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध महाराष्ट्र के एक खिलाड़ी हैं, ये जिनका नाम बात हो रही है ऋतुराज गायकवाड़। इन्होंने लिस्ट ए मुकाबले में 1 ओवर में 7 छक्के के साथ 43 रन बनाए और इस प्रकार का काम करने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। तो यहां पर बस 2 ही बात याद रखनी है कि ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं और किसके विरुद्ध इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया? उत्तर प्रदेश के किस ट्रॉफी में? तो विजय हरारे ट्रॉफी में। अगला प्रश्न देखिए, यदि हम ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा जो 1 ओवर में 43 रन बनाया गया, इसके पूर्व अगर हम देखें कि इस प्रकार का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है, तो याद रखिएगा इसके पूर्व 1 ओवर में 43 रन का जो विश्व रिकॉर्ड है वो 2 बल्लेबाजों के द्वारा 2018 में न्यूजीलैंड में फोर्ड ट्रॉफी में
नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की ओर से जो कार्टर और ब्रैट हैम्पटन ने विलियम लुडिक के एक ओवर में 6 छक्के, एक चौका, एक रन और 2 रन नो बॉल से बनाया था। और यहां पर एक बात लेकिन आप याद रखेंगे कि इन दोनों बल्लेबाजों ने 3-3 छक्के लगाए थे। क्लियर है? लेकिन अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ के संदर्भ में देखेंगे तो इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के के साथ 43 रन बनाए थे। इसीलिए कहा गया कि 7 छक्कों के साथ 43 रन बनाने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं, ऋतुराज गायकवाड़। क्लियर है? तो दोनों बातें आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, नवंबर 2022 में किस देश के धावक केनेथ क्री प्रॉप रेंजू, जिन पर 5 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है, तो आपका जवाब होगा ये कीनिया के धावक हैं। क्लियर है? यानी कीनिया के धावक जिनका नाम है केनेथ की प्रॉप रेंजू, जिन पर कितने वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध है? तो 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किस खिलाड़ी को टीबी मुक्त अभियान और नीच 6 पहल का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है दीपा मलिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दीपा मलिक को, जो कि खिलाड़ी है, इनको टीबी मुक्त अभियान और नीच 6 पहल का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल कहां पर आयोजित हुआ? तो अभी आपने पिछले ही प्रश्न में इसको फाइंड आउट कर लिया था, जिसमें आपने स्टेफनी क्राफार्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि फ्रांस की हैं और फीफा विश्व कप 2022 पुरुष में रेफरी बनने वाली वो पहली महिला थी। उसकी स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि ये मैच कहां पर हुआ था? कतर में। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये मैच कतर में हुआ था 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर में रोइंग और सेलिंग जैसे पानी के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में कहां पर राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? तो आपका जवाब होगा उमियम झील मेघालय में। कहां पर? उमियम झील मेघालय में। क्लियर? तो इसको एक लाइन में अगर हम समराइज कर दें तो उमियम झील जो कि मेघालय राज्य में है, यहां पर पूर्वोत्तर में रोइंग और सेलिंग जो कि पानी के खेल हैं, इनको प्रोत्साहित करने के लिए राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया था। अब यहां से एक सीधा प्रश्न यह भी बनाया जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा उमियम झील किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? मेघालय से। या यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रोइंग या सेलिंग खेल कैसा खेल है? तो उसमें एक ऑप्शन लिखा रहेगा पानी के खेल, तो उस पर आपको टिक करना होगा। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे और खासतौर से ये पूर्वोत्तर भारत में खेले जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच भुवनेश्वर उड़ीसा, मडगांव गोवा और नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो याद रखिएगा यह खिताब स्पेन ने जीता है। क्लियर? तो यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात यह याद रखनी है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब स्पेन ने जीता, और दूसरी बात, ये जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 है, इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन भारत में हुआ था 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच। कहां कहां पर आयोजित हुआ? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, गोवा के मडगांव में और महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में किसे मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आपका जवाब क्या होगा? विराट कोहली को। किस मंथ के लिए? अक्टूबर 2022 के लिए। क्लियर? तो याद रखेंगे अक्टूबर 2022 के लिए मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए विराट कोहली को चुना गया है। क्लियर? और अभी अगर मैं जिक्र कर लूं, मैंने आपसे बताया था कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ी का नाम अभी आपने पढ़ा है। तो आपने पढ़ा था कि इंग्लैंड के एक पुरुष खिलाड़ी थे जिनका नाम था जॉस बटलर, और पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी थी जिनका नाम था सिदिरा अमीन। ठीक है? वो किस महीने के लिए? तो वो नवंबर माह के लिए। और अक्टूबर महीने में अगर मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ देखें तो विराट कोहली है। क्लियर? तो जब भी इस प्रकार के फैक्ट आए जिससे संबंधित फैक्ट आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, उसको आप जरूर कोरिलेट कर लिया करें। अगला देखिए, पूछ रहा है कि नवंबर 2022 में किसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो आपका जवाब होगा मोहम्मद तैयब इकराम को। यानी मोहम्मद तैयब इकराम को नवंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया, मोहम्मद तैयब इकराम। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आईसीसी ने किस महिला खिलाड़ी को अक्टूबर 2022 में विमेन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो नाम क्या है? निदा डार। कहां की है? पाकिस्तान। तो आपने आईसीसी के नवंबर 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस और वुमेन दोनों पढ़ लिया। इसी प्रकार आपने अक्टूबर माह का भी, यानी अक्टूबर और नवंबर का दोनों रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल हो गया। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 11 नवंबर 2022 को किसे 2023 की महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी सौंपी गई है? तो याद रखिएगा भारत को। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत 2023 की महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, और यह मेजबानी कब सौंपी गई? 11 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 25 से 28 नवंबर 2022 के बीच भारत के किस राज्य में ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया? तो आपका जवाब होगा केरल में। यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ट्रैक एशिया कप 2022 कहां पर हुआ? केरल में। कब से कब तक? तो 25 से 28 नवंबर 2022 के बीच। अगला प्रश्न है, वह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में बायजूस ने अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका जवाब होगा लियोनेल मेसी को। किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
याद रखिएगा, लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और बायजूस ने इन्हें अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 12 नवंबर 2022 को स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा किस देश से संबंधित है? तो भारत से। क्लियर? यानी आपको इस प्रश्न को ऐसे समराइज कर लेना है कि नीरज चोपड़ा जो कि भारत से हैं, इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीता है। इनको स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। कब? 12 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 12 नवंबर 2022 को फिट इंडिया स्कूल थीम के शुभंकर का अनावरण किया, जिसका नाम है, क्या नाम है? तूफान और तूफानी। क्लियर? तो यहां पर क्या बात याद रखेंगे कि फिट इंडिया स्कूल थीम के शुभंकर का अनावरण, जिसका नाम है तूफान और तूफानी, इसका अनावरण किसने किया? पीवी सिंधु ने, जो कि ओलंपिक पदक विजेता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किसके सहयोग से फुटबॉल फॉर स्कूल पहल की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, फीफा के सहयोग से। यानी भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फीफा के सहयोग से एक पहल लॉन्च किया है, जिसका नाम है फुटबॉल फॉर स्कूल। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में विश्व कबड्डी महासंघ ने कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी किस शहर को प्रदान की है? तो याद रखिएगा, उस शहर का नाम है वेस्ट मिडलैंड्स, जो कहां पर है? ब्रिटेन में। क्लियर? तो यानी यहां पर आपको दो बात याद रखनी है कि जो कबड्डी विश्व कप होगा, अब कब होगा? 2025 में। उसकी मेजबानी किसको दी गई? वेस्ट मिडलैंड्स को, जो कि ब्रिटेन में है। और किसके द्वारा? तो विश्व कबड्डी महासंघ के द्वारा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 30 नवंबर 2022 को किस खिलाड़ी को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, उस खिलाड़ी का नाम है शरत कमल। और जो खिलाड़ी शरत कमल है, इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, टेबल टेनिस से। देखिए, यहां पर दो प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। सबसे बुनियादी प्रश्न क्या बनेगा? यह बन सकता है कि शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो आपका जवाब होगा टेबल टेनिस से। दूसरा मूल प्रश्न यह बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे शरत कमल, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है, उन्हें भारत के किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में संपन्न अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो आपका जवाब होगा अमन सहरावत। क्लियर? यानी यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो अमन सहरावत ने पहला ये स्वर्ण पदक जीता है, किस चैंपियनशिप में? तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। क्लियर? और कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता। और इस प्रकार वो पहले भारतीय पहलवान बन गए। क्या नाम है? अमन सहरावत। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी जिसे नवंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ अर्थात ITTF के एथलीट आयोग में पहले भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया, तो उनका नाम क्या है? शरत कमल। क्लियर? जरा बताइए, शरत कमल के संदर्भ में अभी आपने क्या फैक्ट पढ़ा था? तो याद रखिएगा, अभी पिछले ही प्रश्न में आपने शरत कमल के संदर्भ में पढ़ा था कि ये एक टेनिस खिलाड़ी है और इनको भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उसी शरत कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी को नवंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में पहले भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया। इसलिए शरत कमल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को 2024 में प्रस्तावित अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है? तो याद रखिएगा, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम है श्रीलंका। क्लियर है? यानी यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जो श्रीलंका है उसे 2024 में प्रस्तावित अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी प्राप्त हुई है। क्लियर? याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में खेली गई एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा मनिका बत्रा। यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो यह याद रखनी है कि जो मनिका बत्रा भारतीय खिलाड़ी हैं, ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका जवाब क्या होगा? टेबल टेनिस खेल मनिका बत्रा का संबंध है। दूसरी बात कि मनिका बत्रा ने किस क्षेत्र में अभी अचीवमेंट हासिल किया है? तो मनिका बत्रा ने एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में नवी टेक्नोलॉजी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्लियर? तो याद रखेंगे। और एक बात और मैं आपको रिकॉल करा दूं कि अभी आपने ये पढ़ा था कि विराट कोहली को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस कंपनी के द्वारा विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, नॉइज ने, जो कि अपनी स्मार्ट वॉच बनाती है, यानी नॉइज ने स्मार्ट वॉच के लिए विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और यहां पर बात हो रही है महेंद्र सिंह धोनी की, जिनको नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर? तो इन दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने
हाल ही में राज्य में किस अभियान की शुरुआत की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, सभी के लिए फुटबॉल। यानी यहां पर केवल बस एक बात याद रखनी है कि सभी के लिए फुटबॉल अभियान की शुरुआत कहां पर की गई? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। अगला देखिए, सितंबर 2022 में बिजनेस लाइन आइकन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, पूर्व क्रिकेटर मिताली राज ने। याद रखेंगे, मिताली राज पूर्व महिला क्रिकेटर रही जिन्होंने सितंबर 2022 में बिजनेस लाइन आइकन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 15 सितंबर 2022 को किस महान पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, उस महान पुरुष टेनिस खिलाड़ी का नाम है रोजर फेडरर। यानी रोजर फेडरर ने अब पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2022 में कहां पर किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, लेह लद्दाख में। सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि जो माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता हुई, ये भारत में पहली बार आयोजित हुई। दूसरी बात, इसका आयोजन कब हुआ? तो सितंबर 2022 में। और कहां पर हुआ? तो लद्दाख के लेह में। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था। तो याद रखिएगा, क्या शुभंकर था? सावज। यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह याद रखनी है कि जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ, यह किस क्रम का खेल था? तो यह 36वां राष्ट्रीय खेल था जो कि गुजरात में आयोजित हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच। और इसका शुभंकर क्या था? तो याद रखिएगा, शुभंकर था सावज। अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताने वाले भाले को पिछले दिनों किस ओलंपिक संग्रहालय को उसे दान में दे दिया? तो याद रखिएगा, उसका नाम है लुसाने म्यूजियम। यानी लुसाने म्यूजियम में नीरज चोपड़ा ने जिस भाले के सहयोग से टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, उसे लुसाने म्यूजियम को उपहार में दे दिया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने सभी ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पिछले दिनों सराजेवो में संपन्न कैडेट विश्व चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जिताने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है लिंथोई चनम्बम। क्या नाम है? लिंथोई चनम्बम। क्लियर? यानी लिंथोई चनम्बम भारत की वो पहली जूडो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 है, ये कहां पर संपन्न हुई? तो सराजेवो में। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। दूसरी बात, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, वो महिला जूडो खिलाड़ी है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो याद रखिएगा, सुनील छेत्री को। याद रखेंगे, सुनील छेत्री को 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, ये एक पुरुष फुटबॉलर है। अगला देखिए, 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब होगा कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या नाम है? कल्याण चौबे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट के 144 वर्ष के इतिहास में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? देखिए, अभी आपने फुटबॉल के संदर्भ में ये रिकॉर्ड सुना था, अब आप टेस्ट क्रिकेट में भी एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला का नाम याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की ये एम्पायर है, इनका क्या नाम है? क्लेयर पोलो साकला। क्या नाम है? क्लेयर पोलो साकला। ठीक है, ये क्लेयर पोलो साकला ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है और ये पुरुष टेस्ट क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है। और अभी आपने फुटबॉल के संदर्भ में क्या पढ़ा था कि फुटबॉल विश्व कप 2022 के पुरुष मैच में, जो कि जर्मनी और कोस्टारिका के बीच में हुआ था, उसमें रेफरी बनने वाली पहली महिला थी जिनका नाम था स्टेफनी क्राफास्ट। क्या नाम था? स्टेफनी क्राफार्ट। और ये कहां की थी? तो ये फ्रांस की थी। तो दोनों बातें आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2022 में ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 पेरिस के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? गेम वाइड ओपन। क्लियर है? गेम्स वाइड ओपन, ये किसका ऑफिशियल स्लोगन है? ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 जो कि पेरिस में खेला जाए। क्लियर? तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे कि ओलंपिक और पैरालंपिक कब होगा? तो 2024 में। कहां पर? पेरिस में। और उसका ऑफिशियल स्लोगन क्या जारी किया गया जुलाई 2022 में? गेम्स वाइड ओपन। अगला देखिए, अगस्त 2022 में कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप की VL1 200 मीटर पैरा केनो में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली
पैरा केनो प्लेयर कौन बनी है? तो उनका नाम है पूजा ओझा। और किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश राज्य से। यानी यहां पर आपको दो तीन बातें याद रखना है। सबसे बुनियादी प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही पूजा ओझा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा ये एक पैरा केनो प्लेयर है। दूसरी बात कि पूजा ओझा का संबंध किस राज्य से है? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश से। तीसरी बात कि अभी हाल ही में पूजा ओझा का क्या अचीवमेंट था? तो वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप की VL1 200 मीटर पैरा केनो में सिल्वर मेडल जीता है पूजा ओझा ने। और चौथा प्रश्न ये बन सकता है कि जो वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा कनाडा के हैलीफैक्स में। क्लियर? अगला देखिए, पूछ रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 19 से 27 अगस्त 2023 में कहां पर होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा हंगरी में। यानी हंगरी में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा। और कब से कब तक? तो 19 से 27 अगस्त 2023 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त और सितंबर 2022 में पहली बार ग्रामवासियों के लिए राजस्थान में आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या था? तो आपका जवाब क्या होगा? शेरू। क्लियर है? यानी यहां पर भी दो प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा राजस्थान में। और ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 था, ये कब? तो ये पहली बार ग्रामवासियों के लिए आयोजित हुआ अगस्त और सितंबर 2022 में। और शुभंकर क्या था? शेरू। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में आयोजित लुसाने डायमंड लीग 2022 में 89.08 मीटर भाला फेंक कर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो आपका जवाब होगा नीरज चोपड़ा। क्लियर? यानी नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 में 89.08 मीटर भाला फेंक कर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। ठीक है? और एक बात और याद रखिए कि नीरज चोपड़ा के संदर्भ में एक फैक्ट और अभी आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, इन्होंने जिस भाले के प्रयोग से टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, उस भाले को लुसाने म्यूजियम में इन्होंने क्या कर दिया? उपहार स्वरूप दे दिया। क्लियर है? और उसी लुसाने डायमंड लीग 2022 में 89.08 मीटर भाला फेंक में वो पहले भारतीय बन गए। दोनों बातें को रिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए, जुलाई 2022 में इंग्लैंड के किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो उसका नाम क्या है? लीसेस्टर। क्या नाम है? लीसेस्टर। दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है कहां पर है? तो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में स्थित लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर अब रख दिया गया है? तो भारतीय पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर। क्या नाम है क्रिकेट ग्राउंड का? लीसेस्टर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को पाकिस्तान की सरकार ने सिराज-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा उस क्रिकेटर का नाम है बाबर आजम। यानी बाबर आजम एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिनको पाकिस्तान की सरकार ने सितार-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि 28 अगस्त 2022 को पाकिस्तान के विरुद्ध यूएई में अपना 100वां T20 मैच खेलकर क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। क्लियर है? और किसके विरुद्ध मैच में इन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया? पाकिस्तान के विरुद्ध में। और वो मैच कहां पर खेल रहे थे? यूएई में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में संपन्न विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार भारत ने एक पदक जो कि कांस्य है पुरुष युगल में जीता। पदक विजेता खिलाड़ी का नाम क्या है? आपने ये देखा कि ये जो कांस्य पदक जीता गया है ये पुरुष युगल में जीता गया, यानी दो खिलाड़ी एक साथ पुरुष खेल रहे थे। क्या नाम था उनका? सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। क्या नाम था खिलाड़ियों का? सात्विक साई राज रंकी रेड्डी, ये एक खिलाड़ी है, और दूसरे खिलाड़ी का नाम है चिराग शेट्टी। क्लियर है? और एक बात याद रखिएगा, ये भी बात आपको याद रखना है कि इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। क्लियर है? और इन्होंने विश्व बैडमिंटनशिप में पहली बार भारत के लिए कांस्य पदक जीता है पुरुष युगल खिताब में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में कौन सा गेंदबाज अपने कैरियर का 950वां विकेट लेकर दुनिया का सर्वाधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गया है? तो याद रखिएगा उस क्रिकेटर का नाम है जेम्स एंडरसन। और किस देश के हैं? तो ये ब्रिटेन। यानी याद रखेंगे कि जेम्स एंडरसन जिन्होंने अपने कैरियर में 950वां विकेट लिया और इस प्रकार वो दुनिया के सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए, उनका नाम क्या है? जेम्स एंडरसन। और ये काम उन्होंने कब किया था? अगस्त 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में वेस्टइंडीज के किस क्रिकेट खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है डैरेन समी। अब यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि डैरेन समी का संबंध किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी से है? तो आपका जवाब होगा वेस्टइंडीज के। बुनियादी प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि डैरेन समी को किस देश ने अपने तीसरे नागरिक सम्मान सितारा-ए-पाकिस्तान से? तो पाकिस्तान का। और यह भी बात याद रखना है कि पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? सितारा-ए-पाकिस्तान। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि महिला T20 चैलेंज विश्व कप 2022 का जिसका आयोजन 23 से 28 मई 2022 के बीच पुणे में किया गया, इसमें विजेता टीम कौन रही? तो याद रखिएगा विजेता टीम का नाम है IPL सुपर नोवाज। क्लियर? यानी महिलाओं की T20 चैलेंज विश्व कप 2022 जो कि पुणे में आयोजित हुआ, ये इसमें कौन जीता? तो IPL सुपर नोवाज। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि IPL के 15वें संस्करण में
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा इंग्लैंड के राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को। तो यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो आईपीएल का ये संस्करण हुआ था, ये कौन सा था? तो ये 15वां संस्करण था और इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा जोस बटलर को। जोस बटलर किस टीम के खिलाड़ी थे? तो राजस्थान रॉयल्स के। दूसरी बात कि जो जोस बटलर है ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा इंग्लैंड के। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि आईपीएल 2022 सीजन के फेयर प्ले अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स को। यानी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2022 सीजन का फेयर प्ले अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये जो कौन से क्रम का था? ये तो ये 15वां आईपीएल मैच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसके संस्करण में माइंड मास्टर का नया संस्करण जुलाई 2022 में जारी किया गया, तो उस भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम है विश्वनाथन आनंद। यानी विश्वनाथन आनंद जो कि एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है, इनके संस्मरण माइंड मास्टर का नया संस्करण जुलाई 2022 में जारी किया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन अर्थात FICA का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है लीसा स्टेलकर। क्या नाम है? लीसा स्टेलकर। और ये कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। यानी लीसा स्टेलकर जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्हें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन अर्थात FICA का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। नाम क्या है? लीसा स्टेलकर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए वनडे इतिहास में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया? तो आपका जवाब होगा इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने। यानी इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध वनडे क्रिकेट खेलते समय वनडे क्रिकेट इतिहास में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया। कब? 17 जून 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह राज्य जिसे जून 2022 में भारतीय बधिर क्रिकेट संघ अर्थात IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। यानी आपको क्या बात याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने जून 2022 में आयोजित भारतीय बधिर क्रिकेट संघ के द्वारा पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप को जीता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रकाशित रिस्ट एस्योर्ड किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो आपका जवाब होगा गुंडप्पा विश्वनाथ। अब यहां पर देखिए दो बातें। सबसे पहली बात कि गुंडप्पा विश्वनाथ का संबंध किस खेल से है? तो आपका जवाब होगा ये एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। क्या नाम था इनका? गुंडप्पा विश्वनाथ। और इनकी आत्मकथा जो प्रकाशित हुई उसका नाम क्या है? रिस्ट एस्योर्ड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, जून 2022 में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने मुंबई को पराजित करके पहली बार जीता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश ने। यानी मध्य प्रदेश राज्य ने रणजी ट्रॉफी 2022 को जीत लिया, जो कि जून 2022 में खेला गया था। और मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी किसको हराकर जीता? तो मुंबई को। और यह काम उसने पहली बार किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में किसे अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो याद रखिएगा उनका नाम है मोहम्मद जलूद। ये जो मोहम्मद जलूद हैं, जिनको अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष जून 2022 में चुना गया, ये किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा इराक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि स्पेन के वह टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में 14वीं बार फ्रेंच ओपन के एकल वर्ग खिताब को जीतकर कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीतने का दुनिया का पहले खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है, तो उनका नाम है राफेल नडाल। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए यहां पर सबसे बुनियादी प्रश्न आपसे क्या बनेगा कि राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा टेनिस खिलाड़ी है। किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा वो स्पेन के हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या बनेगा कि उन्होंने जो फ्रेंच ओपन का एकल वर्ग का खिताब जीता है वो कितनी बार? तो ये 14वीं बार इस बार जीता। और कुल मिलाकर 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्या नाम है? राफेल नडाल। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, 29 मई 2022 को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेते हुए किस फ्रेंचाइजी टीम ने राजस्थान रॉयल्स को पराजित किया? तो याद रखिएगा गुजरात टाइटंस ने। क्लियर? तो याद रखेंगे गुजरात टाइटंस ने 29 मई 2022 को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण में फाइनल मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेते हुए राजस्थान रॉयल्स को पराजित कर दिया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 4 से 13 जून 2022 के बीच हरियाणा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो आपका जवाब होगा हरियाणा। अब ये तो आप जान गए कि तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इसने कितने स्वर्ण जीते? तो 52 स्वर्ण जीते। ठीक है, तो यहां पर आपको दो चीजें याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। एक तो 52 स्वर्ण जीते और टोटल पदक की संख्या कितनी है? 137। क्लियर है? ये दो बातें आप याद रखेंगे। अब यहां पर तीसरी बात क्या पूछी जा सकती है? ये पूछा जा सकता है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये किस क्रम का इस बार हुआ? जून 2022 में। तो याद रखिएगा ये तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। दूसरी बात कि तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स
किस राज्य में हुआ? तो याद रखिएगा हरियाणा में। कब से कब तक? तो 4 से 13 जून 2022 के लिए। यानी जिस राज्य में तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ, उसी राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान भी प्राप्त किया है। इसको आप यहाँ पर स्ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं। 52 स्वर्ण जीता और 137 कुल पदकों की संख्या थी। अगला प्रश्न, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्ट के सभी 5 स्वर्ण पदक को जीत लिया? तो याद रखिएगा उनका नाम है संयुक्त काले। यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। ये जो संयुक्त काले हैं, इनका संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। और इन्होंने तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जिम्नास्ट के सभी 5 स्वर्ण पदक को जीता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो उनका नाम है मिताली राज। क्लियर है? यानी मिताली राज ने जून 2022 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। अभी आपने मिताली राज के संदर्भ में एक फैक्ट पढ़ा है कि मिताली राज को बिजनेस लाइन आइकन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता। क्लियर? कब जीता था उन्होंने? सितंबर 2022 में। क्लियर? तो ये भी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित कर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो याद रखिएगा पोलैंड की टीम को फाइनल में हराकर। क्लियर? तो याद रखेंगे कि भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में पोलैंड की हॉकी टीम को पराजित किया और स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप को जीत लिया। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 जून 2022 को खेले गए पुरुष हॉकी एशियन कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से पराजित कर किस देश ने खिताब जीता? तो याद रखिएगा खिताब जीता दक्षिण कोरिया ने। तो यहां पर आपको दो बातें महत्वपूर्ण याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 है, इसका आयोजन कब हुआ? 1 जून 2022 को। इसी में फाइनल मुकाबला हुआ था जिसमें मलेशिया को 2-1 से पराजित करके दक्षिण कोरिया ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 को जीत लिया। क्लियर? अगला देखिए, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप के फाइनल में 14 बार की विजेता टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार यह खिताब जीता है? तो याद रखिएगा यह खिताब पहली बार भारत ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए इस प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। देखिए इस प्रश्न में जो सबसे बुनियादी प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा जो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है उसको कहते हैं थॉमस कप, और अगर यही महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है तो उसको कहते हैं उबेर कप। क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये आप जान लीजिए। दूसरी बात, जो पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप था, इसका आयोजन कहां पर हो रहा था? तो बैंकॉक थाईलैंड में। अब आता है प्रश्न, ये बनता है कि थॉमस कप को मई 2022 में किसने जीता? तो याद रखिएगा पहली बार भारत ने जीता। किसको हराकर? तो 14 बार की विजेता टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित करके। क्लियर है? तो ये पूरा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला देखिए अगले प्रश्न में महिलाओं के बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप की चर्चा हो रही है। पूछा जा रहा है कि मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न महिलाओं के प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने किस देश को पराजित करके जीता? तो याद रखिएगा चीन को पराजित करके जीता। तो याद रखिएगा जो उबेर कप है वो किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। किसको पराजित करके? चीन को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 मई 2022 को किन दो खिलाड़ियों को RCB हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? तो याद रखिएगा एक खिलाड़ी का नाम है AB डिविलियर्स जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, और दूसरे का नाम है क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। यानी AB डिविलियर्स जो कि दक्षिण अफ्रीकन है और क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, इनको इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने RCB हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। क्लियर है? अगला देखिए, बेंगलुरु में 3 मई 2022 को संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखिएगा उस यूनिवर्सिटी का नाम है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। देखिए यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है कि जो 3 मई 2022 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 हुआ, ये कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक जीते? तो याद रखिएगा जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। अभी इसी से संबंधित एक फैक्ट आपने पढ़ा था कि जून 2022 में तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर हुआ था? हरियाणा राज्य में। क्लियर है? तो इन दोनों बातों को आपको रिलेट करेंगे और आपने उसमें वहां पर यह भी ट्रिक बनाया था कि हरियाणा राज्य में हुआ और हरियाणा ने ही सर्वाधिक पदक भी जीते, 52 स्वर्ण और 137 पदक। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2022 में विजडन अल्म नैक के द्वारा जारी 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में भारत के 2 क्रिकेटर शामिल है। उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में भारत के कितने क्रिकेटर हैं? 2। कौन कौन से? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। और ये जो वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची जारी की गई, ये किसके द्वारा जारी की गई? तो विजडन अल्म नैक के द्वारा। अगला देखिए,
अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला? तो याद रखिएगा उनका नाम है मैक्स वेस्टापेन को। ठीक है, मैक्स वेस्टापेन को 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। कब? अप्रैल 2022 में। इस प्रकार आपने घटनासार में जो भी खेल से संबंधित वन लाइनर पार्ट था उसको कंप्लीट किया और इस प्रकार आपका घटनासार में दिए गए सभी वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट करा दिया गया है। अगली क्लास में उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित घटनासार के वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ